श्रृंखला, है ना। आज हम इस चैप्टर को जितना अपने सिलेबस में है उतना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस में अपना है समजातीय श्रेणी तक, जो नोमेनक्लेचर है और नोमेनक्लेचर से आगे का पार्ट है 4th चैप्टर का, इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कल जो हमने वलय, शाखा और श्रृंखला किया था उसको एक बार के लिए देखो ज़रा। अगर आपके पास समझ में तो आ रखा है श्रृंखला, चलो तो मेरे पास एक कार्बन है और ये मेरे पास है, ठीक है। इससे मुझे शाखा भी बना के दिखाओ, श्रृंखला भी बना के दिखाओ और वलय भी बना। चलो इधर देखो, अब जो आपने बनाया है उसको इधर मैच करना। मैंने आपको कार्बन के 4 परमाणु दिए हैं, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के 10 परमाणु लिखे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसके अंदर सारे के सारे सिंगल आबंध या सिंगल बॉन्ड बनेंगे, इसलिए मैंने ये 10 हाइड्रोजन लिखे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसके अनुसार, वो हम डबल और सिंगल बॉन्ड के अनुसार कम या ज़्यादा हो जाते हैं, और उनके नाम भी फिर अलग ही होते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमने पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। चलो हमें देखते हैं कि इतने ही हाइड्रोजन को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो एक पहला हमने बनाया क्या है ये श्रृंखला बनेगी। अब इसके अंदर देखो, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन की हमें संयोजकता संतुष्ट करनी है। संयोजकता संतुष्ट करने का मतलब है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके 4 बनने चाहिए सबके, तभी आपका फॉर्मूला है, सूत्र है, वो सही माना जाएगा, वरना सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्यों आ रहे हैं समझ में आ रहा है ना ये सब। यहाँ पे मैंने 3 क्यों लगाए और यहाँ पे 2 क्यों लगा रहा हूँ, समझ आ रहा है। और ये आप भी ठीक कर सकते हो। ये बनाई मैंने श्रृंखला, ठीक है। उन्हीं 4 हाइड्रोजन, हाँ सर जी आपने वो नहीं बनाया, शाखा नहीं निकाली। मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, जब श्रृंखला बात ही श्रृंखला की हो रही तो कहाँ से शाखा निकालेगा। श्रृंखला अगर आपको बनानी हो, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन, ये हो गई श्रृंखला। अब इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर 4, या शाखा बना लेते हैं पहले, ठीक है। शाखा बनाने के लिए इन 4 कार्बन में से ही कोई एक कार्बन है, वो किसके रूप में आ जाएगा, शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में आ जाएगा। देखो कैसे आया। अब एक कार्बन है, वो कहाँ आएगा, शाखा, यहाँ 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 किसी पे भी जोड़ लो, लेकिन यहाँ वाली ब्रांच है वो ज़्यादा सही बनेगी। यहाँ वाली भी बन जाएगी, यहाँ वाली भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो अब इसके फिर से हाइड्रोजन लगा के और इनकी संयोजकता संतुष्ट करो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही आएगा, ठीक है। देखो 10 ही आएगा, आए ना। अब ये वाला अलग है, ये वाला, उसका नाम तो है ब्यूटेन, वो यौगिक भी अलग ही होता है। ये वाला यौगिक है 2, वैसे तो इसका एक्चुअल नाम है वो बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मीथेन लगा हुआ है। मीथेन को जब हम आगे लगाते हैं तो उसका नाम हो जाता है मिथाइल। अगर 2 कार्बन लगा होता तो उसका नाम हो जाता इथाइल। वो एक अलग कहानी है जो नोमेनक्लेचर में हम पढ़ते, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शाखा है ना उसका नाम हम आगे लगाकर और बाकी की जो श्रृंखला है उसका नाम लिख देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये 2 मिथाइल 1 मिथाइल, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। इसका अगर आपको नाम लिखना है तो देखो, शाखा में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, और श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो इसका नाम है वो तो इनकी वजह से बनेगा, ठीक है। 3 कार्बन मतलब नाम प्रोपेन, प्रोपेन बनेगा। और प्रोपेन क्यों बनेगा, क्योंकि सारे के सारे सिंगल आबंध, ठीक है। अगर डबल आबंध होता है, एक भी डबल हो जाता तो हम क्या बोलते, प्रोपीन, ठीक है ना। और ट्रिपल हो जाता तो प्रोपाइन, क्लियर है। जो मेन श्रृंखला है सबसे पहले आपको वही पहचाननी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम जो बनेगा वो बनेगा मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। कैसे बना ये नाम, समझ आया ना। अब इधर देखो, इसी को कार्बन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 10, एक ये बना, एक ये बना,
दोनों के सूत्र समान हैं लेकिन दोनों यौगिक अलग अलग है। ऐसे जो यौगिक होते हैं ना, एक ये और एक ये, अच्छा ये सूत्र में समान है तो अलग कैसे कैसे हैं? संरचना में इनकी दो आपको दिख रहा है ना सामने, इनका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो अलग अलग है। इसके अंदर 4 कार्बन ऐसे है, इसके अंदर 4 ऐसे, एक नीचे, यानी ये संरचना में अलग अलग है। ये इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर आपको दिखने में अलग लग रहा है ना, जबकि इनका सूत्र समान है। अब ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। 4 कार्बन से एक और चीज़ भी हम बना सकते हैं, वो भी आपको पता है। वलय बन गया, लेकिन है तो इसके अंदर भी 4 कार्बन। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन है वो 8 आए। क्यों आए? क्योंकि एक बॉन्ड इन इसने और इसने क्या किया, हमने इस कार्बन को उठाया और ऐसे मिला दिया, तो ये वाला हाइड्रोजन खत्म हो गया, ये वाला हाइड्रोजन खत्म हो गया और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। बस ये 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसलिए यहाँ पे कितने आए? 8 आए। ठीक है ना, ये जो बना 4 कार्बन है, तब बनेगा तो ब्यूटेन ही। ठीक है ना, 4 कार्बन है, हमेशा ब्यूट ही बनेगा, लेकिन ये एक साइकिल बन रहा है, रिंग बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब जो यहाँ पे मैं आपको जो मुझे बतानी थी एक चीज़, वो ये कि देखो ये सूत्र में तो सारे समान है, रासायनिक सूत्र इनका समान है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से यौगिक भी अलग तरीके बन रहे हैं। ऐसे जो यौगिक होते हैं ना, तो जिनका सूत्र है वो समान होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, या फिर हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समावयव। क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयव। ठीक है, इसी को आप बोल दोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, ये आप बड़ी क्लासों में आइसोमर और भी बहुत तरीके के पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर वगैरह वगैरह। ठीक है ना, लेकिन आइसोमर वही होंगे जिनका सूत्र है वो समान होगा। क्लियर है ना? ये तो 2 मैंने लिखे। अच्छा, एक चीज़ और बताना, क्या संरचनात्मक समावयव में ये दोनों आएंगे या ये तीनों आएंगे? सिर्फ ये दोनों आएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों का सूत्र समान है। इसका अगर सूत्र आप लिखोगे तो इसका सूत्र है H8। ठीक है ना, ये किसका संरचनात्मक समावयव हो सकता है, बता सकते हो? डबल बॉन्ड वाले, यानी कि ये ब्यूटीन का संरचनात्मक समावयव हो सकता है ना? समझ आ रहा है? संरचनात्मक समावयव लिखें क्या उसको? क्लियर है? संरचनात्मक समावयव। इसके अगर एग्जाम्पल लिखने हैं तो 2 मैंने पहले वो लिखे थे, वही इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। जैसे कि उमर, संरचनात्मक समावयव लग रहे हैं आपको? अच्छा, एक चीज़ और इधर देखना, अभी तक मैंने जितने भी आपको सहसंयोजी आबंध वगैरह जितनी भी चीज़ें बताई है, कार्बन की जो संयोजकता संतुष्ट हमें करनी है, यानी कार्बन जितने भी आबंध बना रहा था किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना, और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो आबंध होता है स्थायी होता है, लेकिन कार्बन जरूरी नहीं सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही स्थायी आबंध बनाता है। यस, ये कुछ और यौगिकों के साथ भी बना सकता है ना? लेकिन हमें जो यौगिक मिलते हैं ना अपने आसपास, उसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। इसके सबसे अच्छे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो हमारे घर पे हम एलपीजी यूज़ करते हैं, एलपीजी, वो पूरा का पूरा प्योर हाइड्रोजन और कार्बन का ही यौगिक है। उसके अंदर जो होता है ना, मेनली जो होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। और आपको पता है वो स्टेबल भी होता है ना? पता नहीं कितनों साल पहले वो बना होगा और अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, बदलता तो इतनी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर होते कौन से? प्रोपेन और ब्यूटेन। ऐसे ही हम सीएनजी यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो मेन रूप से होता है मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन। बाकी और भी होते हैं लेकिन मीथेन उसमें मुख्य रूप से होता है।
ऐसे हम पेट्रोल और डीजल भी यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी प्योरली हाइड्रोजन और कार्बन के ही यौगिक होते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास हमने देखा, अच्छा एक चीज़ और, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा मात्रा में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनको हमने एक नाम ही अलग दे दिया, और उसका नाम हमने दिया हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दिया? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये 1 नंबर का कहीं क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बता दोगे? नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन के वो यौगिक जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित हो, कोई और ना तो परमाणु उसके अंदर उपस्थित हो ना कोई और। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो हाइड्रोकार्बन का? ये सारे हाइड्रोकार्बन के ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। हाँ, सारे के सारे वो यौगिक जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो उसको भी हम एक लाइन में लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक टेबल बनाने के लिए दी थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और था, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। तीन प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से? हाँ, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन ही तो है। बाकी एल्केन, एल्कीन है, दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त, वो तो कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है ना, ये संतृप्त होता है, ये दोनों असंतृप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कार्बन के यौगिक है, उनका प्रकार है, हाइड्रोकार्बन का नहीं। हाइड्रोकार्बन तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनके बारे में एक्स्ट्रा कि ये तो क्या होता है? संतृप्त, वो दोनों असंतृप्त। ये हम संतृप्त और असंतृप्त जब हमने किया था उस टाइम लिख चुके, वो यहाँ लिखो वहाँ लिखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है तब आपको लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त होते हैं, तो कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? एल्केन। और कौन से हाइड्रोकार्बन असंतृप्त होते हैं? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये हुआ हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब जो हमें करना है, यहाँ तक जो हमने किया था उसके अंदर सारे के सारे हमारे पास कार्बन के यौगिक जो थे उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन था। ठीक है, और अब हमें ये भी पता है कि कार्बन की जो संयोजकता, यानी कि जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हैं, हाँ साझेदारी वाले जो बॉन्ड बनाता है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि उसको हाइड्रोजन के साथ ही साझेदारी करनी पड़े, वो किसी और के साथ भी कर सकता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यही होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि और दूसरे जो परमाणु उनके साथ वो कैसे साझेदारी करता है। पहले मैं हाइड्रोजन का ही कोई हाइड्रोकार्बन लिखता हूँ। ठीक है, आज के बाद जहाँ पे भी हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होंगे हम क्या कहेंगे उसको? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर ये हाइड्रोकार्बन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, है ना। नाम क्या है इसका? प्रोपेन, है ना। अब हमने यहाँ पे अगर इसके ये 2 हाइड्रोजन हट जाए तो क्या होगा? एक चीज़ तो ये हो सकती है कि यहाँ पे क्या बन जाए? ठीक है, प्रोपेन बन गया, अब भी ये हाइड्रोकार्बन ही है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ वाला हाइड्रोजन तो हट गया, यहाँ वाला नहीं हटा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकता है अभी किसी और के साथ। और आपको पता है अगर आपने क्लोरीन लिया तो इसके पास क्या होता है? ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास और एक खाली होता है ना। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख के और साझेदारी कर सकता है कि नहीं? तो यहाँ से इसने क्या किया? हाइड्रोजन को हटाया और खुद आके यहाँ पे बैठ गया। अब भी
ये यौगिक तो ठीक है, सारे कार्बन के आबंध बने हुए हैं। ये वाले मैंने जो 2 लगाए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, सिंगल आबंध है। तो अब मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोकार्बन रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन भी आ गया। ठीक है, ये जो क्लोरीन है किसकी जगह आया है? हाइड्रोजन की। एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया। वैसे अगर हाइड्रोकार्बन होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन हटा के और क्लोरीन है वो बैठ गया है। ऐसे ही कोई और यौगिक यहाँ पे आके बैठ सकता है, सॉरी यौगिक नहीं, परमाणु, कोई परमाणु आके यहाँ पे बैठ सकता है। तो वो सारे परमाणु जो हाइड्रोजन को हटा के और खुद आके बैठ जाते हैं, उनको हमने एक नाम दे दिया। वो नाम हमने दिया विषम परमाणु। क्या नाम दिया? विषम परमाणु या ओड एटम। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विषम परमाणु क्या होगा, तो विषम परमाणु वो जो हाइड्रोकार्बन की जो हमने चेन बनाई है, हाइड्रोकार्बन जो है या कार्बन का यौगिक है, उसके अंदर हाइड्रोजन को हटाकर जो परमाणु वहाँ पे आके बैठता है वही क्या कहलाता है? विषम परमाणु कहलाता है। क्लियर है ना सबको? विषम परमाणु क्या होगा। अब ये जो विषम परमाणु है, ये फिर इस पूरे को, पहले ये क्या था? प्रोपेन। अब इसकी पूरे की पहचान है ना, वो प्रोपेन तो गायब हो गई, इसकी वजह से इसकी पहचान बनने लग गई। ठीक है ना। पूरा पहले यौगिक क्या था? हाइड्रोकार्बन था, नाम था इसका प्रोपेन। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हटाया और कुछ और चीज़ इसके अंदर मिलाई। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे यौगिक की पहचान ही बदल गई। ये प्रोपेन रहा ही नहीं, प्रोपेन के सारे गुण ही खत्म हो गए, और इसके गुण है ना, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इस क्लोरीन की वजह से होने लग गई। इसका मतलब सारा फंक्शन, सारा काम कौन करने लग गया? क्लोरीन। इसलिए ये जो विषम परमाणु जो यहाँ पे जुड़ते हैं ना, जिनकी वजह से इस पूरे के गुण के अंदर चेंज हो गया और वही मुख्य काम ये करने लग गया, मतलब लीडर बन गया ये। ठीक है, तो इसका हमने फिर एक नाम भी और दे दिया, क्योंकि ये एक यहाँ पे जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे तो क्लोरीन एक ही परमाणु है, आगे आगे हम देखेंगे कि 2 परमाणु भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन की बजाय 2 परमाणुओं का एक समूह भी जुड़ सकता है, OH। ठीक है ना, OH भी जुड़ सकता है, या फिर कुछ और जुड़ सकता है जिसमें 3 परमाणु भी हो सकते हैं, CHO। ठीक है ना। इसलिए हम ये विषम परमाणु तो आपको पता है, नाम मैंने बता दिया। ठीक है ना। अब इसके अंदर से तीनों में से कौन सा विषम परमाणु होगा, वो तो हम थोड़ा सा अभी आगे देखेंगे कि विषम परमाणु तो एक ही परमाणु होगा। ठीक है ना। लेकिन ये तीनों मिला के जो चीज़ बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? क्या इन तीनों को विषम परमाणु कहेंगे? विषम परमाणु तो सिर्फ उसको कहेंगे जो हाइड्रोजन को हटा के और खुद बैठा है ना। बाकी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे? तो हम इन पूरे को क्या कहेंगे? तो इस पूरे का हमने नाम दिया प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। प्रकार्यात्मक की बजाय फंक्शनल है, उसका आप मतलब समझोगे तो उसका मतलब यही है कि मेन जो काम, मेन जो फंक्शन अब करने लग गया वो कौन? ये जो यहाँ पे आके बैठा है वो। ठीक है ना। और इस पूरी चेन का जो गुण है वो किसकी वजह से पहचानने लग गया? इसकी वजह से। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, आपने एक पानी लिया, पूरा गिलास भरा हुआ पानी लिया, कोई भी रंग होता है क्या पानी का? नहीं। लेकिन आपने थोड़ी सी अपने पेन के अंदर से एक बूंद स्याही निकाली और पानी के अंदर डाल दी, पूरा का पूरा नीला हो गया। लेकिन ज़्यादा कौन है, एक बूंद स्याही या फिर पानी? पानी। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका गुण किसकी वजह से बदल गया? एक बूंद स्याही की वजह से। उस स्याही को हम क्या कहेंगे फिर? फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह। यानी कि मेन काम कौन करने लग गया? स्याही करने लग गया। यानी उस पानी ने अपना पूरा कैरेक्टरिस्टिक बदल के उसकी तरह का दिखने लग गया। ठीक है ना। यही इस चेन के साथ होता है। ये चेन चाहे फिर कितनी बड़ी हो, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे यहाँ पे और कार्बन लगा दी, लेकिन पहचान इसकी किसकी वजह से रहेगी? इसकी वजह से। ठीक है ना। कार्बन आप कितने ही लगाते जाओ, ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने आपने एक बूंद स्याही की मिला के फिर उसके अंदर कितना ही पानी मिलाते जाओ, नीला वो रहेगा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा मिला दिया फिर थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि साफ पानी तो नहीं है ना, लगता है ना। क्यों? वो इसी की वजह से। ठीक है, समझ में आया प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है और विषम परमाणु क्या होता है? थोड़ा बहुत तो आइडिया हुआ होगा। बाकी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आगे आगे चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा कि विषम परमाणु क्या होता है और प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। हाँ, कई बार आप कन्फ्यूज हो सकते हो विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह के बीच।
प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप एक परमाणु भी हो सकता है और 2 या 3 परमाणुओं का एक समूह भी हो सकता है। विषम परमाणु, सॉरी, प्रकार्यात्मक समूह। लेकिन विषम परमाणु वो हमेशा एक ही होगा। और विषम परमाणु की कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या है, क्या करेगा वो? हाँ, विषम परमाणु हमेशा वो कहलाएगा जो हाइड्रोजन को हटा के और खुद वहाँ पे बैठा है। ठीक है ना, क्लियर हुई ये चीज़ सबको? तो हम अब एक करके इनको विषम परमाणु और फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विषम परमाणु क्या होते हैं। तो कार्बन के यौगिक में से हाइड्रोजन को हटाने वाले परमाणु क्या कहलाएंगे? विषम परमाणु। यह है विषम परमाणु। अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एटम है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन वो तो श्रृंखला के अंदर हैं ही, उनको तो हम विषम परमाणु लेंगे ही नहीं। क्लियर है ना ये चीज़ सबको? आवाज़ नहीं आई? लिख रहे हो क्या? हाँ, ऑक्सीजन ले लिया तो वो भी विषम परमाणु। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो होगा वो विषम परमाणु होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन का एग्जांपल चलो लिख ही लेते हैं। अब एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा सोचना कि ये मैंने पहले पूरा ही लिख दिया, ये क्या है? इथेन है ना। अब यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन प्रतिस्थापित कराना है तो ऑक्सीजन कितने, एक हाइड्रोजन को हटाने से लग जाएगा क्या? ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हटाएगा वो, है ना। तो एक ये हटाई उसने, एक ये हटाई और खुद आके यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या सर भी जैसे इसके नाम में चेंज नहीं आएगा ना, जैसे ये एल्केन ही रहेगा ना, एल्काइन नहीं होगा। एल्काइन तो नहीं होगा, यस सर, है ना। लेकिन ये ना तो अब एल्केन रहा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं रहा। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन कौन थे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये ना तो अब एल्केन है, ना एल्कीन है, ना एल्काइन है। इसका नाम मैंने बता दिया ना, इसका नाम किसकी वजह से बनेगा? ठीक है, इसका नाम किसकी वजह से बनेगा? इसकी वजह से। मतलब पीछे चाहे कितनी ही बड़ी चेन हो, हाँ वो चीज़ तो रहेगी कि 2 कार्बन है तो पक्का ईथ ही लगेगा, 2 कार्बन है तो ईथ लगेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप लगेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगेगा। ठीक है ना। परमाणु से आगे हम चलते हैं। विषम परमाणु आपको पता है एक ही परमाणु होगा जो हाइड्रोजन को हटा के और खुद बैठ गया है। ठीक है, और उसी की वजह से, अब ये तो ठीक है कि हमने विषम परमाणु को समझ लिया, लेकिन ये विषम परमाणु क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, हम क्या कहेंगे? विषम परमाणु। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई? चलो तो पहले हम लिखते हैं प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। जो हाइड्रोजन को हटा के और खुद उपस्थित हो जाते हैं और फिर अपनी ही चलाने लग जाते हैं, यानी कि जो पूरी कार्बन की चेन थी उसका गुण किसकी वजह से परिवर्तित हो जाएगा? प्रकार्यात्मक समूह की वजह से। ठीक है, ऐसे परमाणुओं के समूह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। मेन जो पॉइंट यहाँ पे है क्या, कुछ परमाणु हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर पूरी श्रृंखला, ये हुए प्रकार्यात्मक समूह की परिभाषा, क्योंकि कई बार पूछा ही प्रकार्यात्मक समूह की परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, अब हम कुछ प्रकार्यात्मक समूह उनको समझते हैं। अब आपको इतना भी पता है कि प्रकार्यात्मक समूह में 1 परमाणु भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको उनके अंदर से विषम परमाणु भी पहचानना और साथ में हम उन प्रकार्यात्मक समूह के नाम भी करते जाएंगे। ठीक है, मुझे जो यहाँ पे चीज़ समझानी थी कि जो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, परमाणु होते हैं, उन सब की संयोजकता भी एक समान होती है। ठीक है, इसीलिए उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर क्लोरीन की संयोजकता -1 है तो फ्लोरीन की भी कितनी होनी चाहिए? -1। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन की -1 है तो ब्रोमीन की भी कितनी होनी चाहिए? -1, है ना। ऐसे ही ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है, आयोडीन की भी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? -1। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ग्रुप इतना पॉपुलर है कि इसका एक नाम भी अलग पड़ जाता है, या हमने रख दिया यूँ समझ लो। इसका जो नाम है ना वो होता है हैलोजन। क्या होता है? इस ग्रुप का नाम है हैलोजन। वैसे ही ये जो पहले दो ग्रुप हैं इनका नाम भी बता देता हूँ। वैसे ये सारी चीज़ें हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनका नाम क्या है। पहला जो ग्रुप है ना, पहला ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है एल्कली ग्रुप। कैसा? एल्कली। दूसरे वाला जो ग्रुप है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला, इस ग्रुप का नाम है एल्कलाइन ग्रुप। कैसा? एल्कलाइन। ठीक है, पहला एल्कली, दूसरा एल्कलाइन। इसके बाद जो तीसरे से शुरू होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना। इसके बाद उधर वाले हैं, उनके अंदर सबका अपना नाम। जैसे ऊपर वाला बोरॉन है तो उसको, जो वो ग्रुप है उसको हम बोल देते हैं बोरॉन फैमिली। उसके आगे वाले को कार्बन फैमिली, उसके आगे वाले को नाइट्रोजन फैमिली, उससे आगे वाले को क्लोरीन फैमिली। ठीक है ना। क्लोरीन फैमिली है, उसी का नाम हमने हैलोजन ग्रुप भी रख दिया है। ठीक है, समझ आया ये चीज़? हाँ। अब हैलोजन के अंदर कौन कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, और पहले फ्लोरीन भी है ना। जैसे मैंने क्लोरीन को, ये क्लोरीन है, ये भी एक हाइड्रोजन को हटा सकता है, फ्लोरीन भी एक हाइड्रोजन को हटा सकता है, ब्रोमीन भी एक हाइड्रोजन को हटा सकता है, और ये भी। ठीक है ना। ये है प्रकार्यात्मक समूह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अच्छा, इनके साथ आप क्या लगाओगे? एक ऐसे करके बॉन्ड भी दिखा दो, ताकि ये कितने हाइड्रोजन हटाएंगे इसका आपको पता रहे। अगर एक बॉन्ड लगा हुआ है इसका मतलब एक हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 बॉन्ड लगे हुए मतलब 2 हाइड्रोजन हटाएंगे। ठीक है। अब इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हैलो ग्रुप। ठीक है, हैलोजन से ही हमने क्या ले लिया? हैलो। अब नाम कैसे होगा? जैसे कि फ्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरो। क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। ब्रोमीन है तो नाम क्या हो जाए? ब्रोमो। और आयोडीन है तो क्या नाम हो जाएगा? आयोडो। तो ये नाम लिख भी लो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लूरो, आइडो। मान लो इसके अंदर विषम परमाणु कौन है? वही जो लगे हुए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, सारे, यानी कि सारे के सारे हैलोजन। जो लगा होगा उसी को हम विषम परमाणु बोल देंगे। अगर क्लोरीन लगा है तो विषम परमाणु कौन हो जाएगा? क्लोरीन। अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन, फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरीन, जो भी। ठीक है, ये हमारा पहला प्रकार्यात्मक समूह हुआ हैलोजन वाला। हैलोजन के अंदर लेने कौन कौन से, ये समझ में आया ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? 17वें ग्रुप के। वो देखो 17वां ग्रुप है ना, वो देखो वो रहा। ये टोटल ये सारे के सारे ये ग्रुप है ना, ये सारे के सारे 18 हैं संख्या में, और वो 17वें नंबर पे, इसलिए हम उसको 17th एलिमेंट ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज़? वैसे ये 5वें चैप्टर की है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अब से कोशिश करोगे तब जाके 5वें तक समझ आ जाएगी। क्लियर है ना? चलो, ये पहला हुआ। अब दूसरा जो प्रकार्यात्मक समूह है जिसका सूत्र है वो ये है CHO। ठीक है, कितने परमाणु इसके अंदर? कितने सारे के सारे? एक ही परमाणु था, इसके अंदर 3 परमाणु मिले हुए हैं। ठीक है, ये जो है इसका नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब बताना ज़रा इसके अंदर विषम परमाणु कौन है? और एक चीज़ और, ये जुड़ेगा कहाँ से? यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, कहाँ से जुड़ेगा? तो यहाँ देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। एक इसके साथ बनाएगा, 2 इसके साथ बनाएगा, एक बाकी रह गया ना, तो वो ये जुड़ जाएगा यहाँ से। क्लियर है ये चीज़? हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और इसके अंदर विषम परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन तो है उसके अंदर,
विषम परमाणु है ऑक्सीजन। इसके बाद थर्ड नंबर पे है, अब इसमें तो CHO था, अब हम लेते हैं सिंपल OH। ठीक है, ये है एल्कोहल। अब एक चीज़ और बताओ मुझे, इनमें से कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 आबंध बना सकता है। एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक ये जिस चैन के साथ, जिस भी कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ेगा वहाँ पे ये आबंध बना लेगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी जो विषम परमाणु है कौन है? ऑक्सीजन। सर जी, ये हाँ। OH एक और H से भी तो बना सकते हैं, एक और H से एक और हाइड्रोजन से। एक और हाइड्रोजन से, फिर तो ये पानी बन जाएगा। हाँ तो वो बोल रहा हूँ बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, बना क्यों नहीं सकता? पानी बन जाएगा। लेकिन वो पानी बन जाएगा, हमारे काम का तो नहीं रहा ना। हमें तो क्या बनना है? प्रकार्यात्मक समूह पढ़ना है ना। ठीक है ना। और प्रकार्यात्मक समूह तो वही होंगे जो जाके और हाइड्रोजन को हटाएंगे। अगर हाइड्रोजन को हटा ही नहीं रहे तो हमारे फायदे के क्या रहे? समझ रहा है? ये भी देखो, ये बॉन्ड, ये सारे के सारे आबंध आपको दिखाने ज़रूरी हैं, क्योंकि यही इनके पास तोप है जो जाके और वहाँ पे चलाएंगे और हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंकेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब है फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे हमने एक कार्बन को हटाया, अब यहाँ पे हम इसको, ये एक और चीज़ भी बना सकता है, देखो। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ इसके अंदर कौन जुड़ेगा? जो श्रृंखला के साथ जुड़ेगा। अब इधर देखो, OH जुड़ेगा और OH जुड़ेगा। अब आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन के एक बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। ऑक्सीजन कितने? 2 आबंध बना सकता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन ने अपने आबंध बनाए, एक इसके साथ, एक इसके साथ। सबकी संयोजकताएं पूरी है। बची कौन? कार्बन बचा। कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती है? 4 होती है, जिसमें से 2 इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, एक रह गई। ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं करके दिखाऊं तो वो ऐसे बनेगा, देखो। अब समझ में आ रहा है? तो फिर आप इसको ऐसे ही लिखो जैसे आपको समझ आ रहा है। अब क्लियर है सब? कार्बन ने 2 आबंध तो इस ऑक्सीजन के साथ बना लिए, इस ऑक्सीजन की भी संयोजकता अपनी पूरी है, क्योंकि ये 2 ही आबंध बना सकता है, इसने बना लिए। इस ऑक्सीजन ने देखो 2 आबंध बना सकता है, बना लिए हैं। हाइड्रोजन 1 आबंध बना सकता है, बना लिया है। बच कौन गया? कार्बन। ठीक है, समझ आ रहा है ना ये? हाँ, इसका नाम क्या है? कार्बोक्स अमल। अमल से तो आप सब परिचित हो। जहाँ पे COOH लगा होगा पक्का वो क्या होगा? अमल होगा। इसके अंदर भी ओड परमाणु या विषम परमाणु कौन है? ऑक्सीजन ही, क्योंकि बाकी तो कार्बन और हाइड्रोजन है, उनको तो हम ले नहीं सकते। समझ रहे हो ये चीज़? हाँ, कुछ गलती है? 5वां, अब मैंने 5वां लिखा है, उसके अंदर इस ऑक्सीजन को हटा दिया है, इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया है, बचा ये। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर कार्बन कितने आबंध बना सकता है या कहाँ से जुड़े? 2 आबंध, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बनाने थे, वो तो ये बना चुका। बच किसके गए? इसके, ये 2। ठीक है, क्लियर है ना ये? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कीटोन। और इसमें भी विषम परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ये हमने क्या पढ़े हैं? सारे के सारे प्रकार्यात्मक समूह। सबसे पहले हमने प्रकार्यात्मक समूह को समझा और अब इनके हमने नाम भी लिख लिए हैं। इसके
अलावा देखो इसके अंदर हमने जो विषम परमाणु पढ़े, पहले तो हमने पढ़े क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सारों को हमने नाम दे दिए हैलोजन। उसके बाद सारे के सारे विषम परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। एक विषम परमाणु और भी हम बना सकते हैं नाइट्रोजन, लेकिन वो आपकी बुक के अंदर भी नहीं दे रखा और सिलेबस में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन का क्लियर है, वो भी विषम परमाणु होता है, वो भी जुड़ जाता है, ठीक है। अगर CHO लगा होगा कहीं पे, कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। अगर OH जुड़ा है तो कौन सा ग्रुप होगा? अल्कोहल ग्रुप। अगर C डबल बॉन्ड OH या फिर इसको COH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये आपको सिंपल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, और नीचे 4 ऑप्शन देके उसमें सूत्र दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ से पहचान लोगे। या फिर सूत्र दे दे और आपसे पूछ ले कि ये कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो भी आप कर दोगे ना। हाँ, ठीक है। ये किसी को कोई डाउट? समजातीय श्रेणी, यह बिल्कुल जो प्रकार्यात्मक समूह जो काम करता है ना, उसी का हमने नाम दे दिया समजातीय श्रेणी। समजातीय जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसकी जात है वो एक जैसी हो, जाति जिसकी एक ही हो, यानी कि जो सारे के सारे उनके अंदर सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ कार्बन के परमाणुओं का होगा, ठीक है ना। बाकी उनके अंदर कौन समान होगा? उनके जो, जैसे कि मान लो हमने बोल दिया उसका गुण, ठीक है, सारों के गुण हैं वो एक जैसे होंगे। और आपको पता है गुण कौन एक जैसा रखता है? प्रकार्यात्मक समूह। जो अभी हमने पढ़ा प्रकार्यात्मक समूह, वो क्या करते हैं? पूरी की पूरी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसके अंदर अगर हमने प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया तो वो पूरा का पूरा बदल जाएगा और किसके जैसा दिखने लगेगा? उस प्रकार्यात्मक समूह के जैसा दिखने लगेगा, है ना। तो वो सारे के सारे यौगिक, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर? एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना। इसके अंदर कौन है? एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड। फर्क किसका है? सिर्फ इस कार्बन के, इसके अंदर कार्बन के 3 परमाणु है, इसके अंदर कार्बन के 2 परमाणु, ठीक है ना। तो इन दोनों को, ये दोनों के दोनों क्या है? इनके जो गुण हैं वो एक जैसे हैं, बस इनकी जो चेन है, कार्बन के जो परमाणु हैं वो अलग अलग। इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे कि ये एक ही श्रेणी से, या फिर यूँ कहेंगे कि ये समजातीय श्रेणी के हैं। क्लियर है ना। यानी जिनके गुण समान हो, बस फर्क किसका हो? कार्बन के परमाणुओं का या कार्बन की चेन का। क्लियर है ना। अच्छा, मैंने ये CH3 लिख दिया, इसे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और इसका मतलब आपको पता ही है। ऐसे ये CH3 CH2 लिखा है जो मैंने, पता है ना सबको? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, आप बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हो, वो टाइम बचाने के लिए हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। क्लियर है ना। तो समजातीय श्रेणी क्लियर हुई का थोड़ी बहुत? यानी कि वो सारे के सारे यौगिक, वो सारे के सारे यौगिक जिनके गुण हैं वो समान होते हैं। फ़र्क किसका होता है? उसकी कार्बन की श्रृंखला का फ़र्क होता है, ठीक है ना। कार्बन की श्रृंखला है, यानी कि कार्बन की चेन है, वो अलग हो सकती है। अब बताओ इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस? कौन अलग है? कितने कार्बन और हाइड्रोजन? इसके अंदर सिर्फ ये CH2 ज़्यादा है, ठीक है ना। और हर समजातीय श्रेणी के अंदर यही फ़र्क होता है। अब इससे अलग मैं कहूँ कि इसी समजातीय श्रेणी का इससे आगे वाला यौगिक लिख के दिखाओ, तो लिख सकते हो क्या? सिंपल है, CH3 CH2 CH2 CHO, यो इनसे आगे वाला समजातीय श्रेणी का यौगिक बन गया, है ना। अब मैंने आपके सामने लिखा CH3OH, क्या इससे आगे की समजातीय श्रेणी का यौगिक लिख सकते हो? लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? हाँ, CH3 CH2OH, यानी हमें पता है समजातीय श्रेणी के अंदर जो, यानी कि सिंपल सा अगर मतलब अब हम समझे तो जो समजातीय श्रेणी है उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह जो लगा हुआ है वो एक ही रहेगा, वो बदलेगा कौन? कार्बन के परमाणु, ठीक है ना। यानी अल्कोहल ग्रुप बदल जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज़? सबको? हाँ, लिख लें इसको।
क्योंकि उन सब के साथ एक ही प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है। ये मैंने क्योंकि दोनों ही क्या है, एल्कोहल। आपको पता है OH जहाँ पे लगा होगा वो क्या होगा, एल्कोहल। इन दोनों में ये देखना, ये दोनों समजातीय श्रेणी के हैं ना। नीचे वाला जो एग्जाम्पल लिखा, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता जो अभी लिख रखा था OH, क्या अब ये समजातीय श्रेणी के होंगे क्या? क्योंकि इनके प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग हो गए। क्लियर है? इसलिए इनके गुण भी अलग अलग हो जाएंगे। ये दो मैंने बॉन्ड लगाए हैं, देखो ये क्यों लगाए हैं? क्योंकि देखो ये दोनों तरफ से जुड़ा होता है। ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है, समजातीय श्रेणी के यौगिकों में सिर्फ CH2 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इतने का अंतर होता है। ठीक है, ये आप देख ही रहे हो, ये दो मैंने लिखे हैं। इसके अंदर देखो, इसमें और इसमें किसका फ़र्क है? सिर्फ CH2 का फ़र्क है। ठीक है ना। अब ये CH2 है, इसको कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 और द्रव्यमान 12। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 2 या 1 होता है। नहीं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन की केस में ही ऐसा होता है। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो भी 1, द्रव्यमान संख्या है वो भी 1। ठीक है, तो अगर टोटल इसका द्रव्यमान, जैसे कि पूछा जाए आपके पास 2 समजातीय श्रेणी के 2 यौगिक हैं, तो उनके बीच में द्रव्यमान का कितना अंतर होगा? तो 12 कार्बन का द्रव्यमान है और हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 2 का कितना हो गया? 2। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? 12 और 2 14। तो द्रव्यमान का अंतर कितना होगा? 14। ठीक है, यहाँ पे आपका 4th चैप्टर जितना सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ मुझे बताना, ऐसे अगर आपको कोई भी एक परमाणु दे दिया जाए, कोई भी एक यौगिक दे दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, पहले तो ये बताओ। इसके अंदर कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है? कीटोन लगा हुआ है, क्योंकि C और O बीच में डबल बॉन्ड दिखाएं चाहे ना दिखाएं, आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे कोई भी चीज़ देके और आपसे पूछा जा सकता है बताओ इसके अंदर कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है। नाम नहीं पूछा जाएगा। क्यों? नाम इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस बार के सिलेबस में वो नहीं है। क्लियर है ना। वैसे अगर इसका नाम आप देखते तो कार्बन के कितने परमाणु हुए? 1, इसको भी साथ में काउंट करना है, 1 2 3 और 4, तो पक्का ब्यूट ही बनेगा। ठीक है ना। लेकिन जब कीटोन लगा होता है ना तो ब्यूटेन नहीं बनेगा, ये तो आपको पक्का पता है, क्योंकि ब्यूटेन तो तब बनता जब यहाँ पे कोई विषम परमाणु ना होता।
है ना। जब इसके कीटोन लगा होता है इसका, तो इसका नाम बनता है ब्यूटेनोन। क्या बनता है? ब्यूटेनोन। तो एन तो आ रहा है सर जी, फिर भी नोन, ओन, कीटोन आ रही है भाई, ब्यूटेन ओन, ब्यूटेनोन। ब्यूटेन हाँ, ये 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के चारों ओर 3 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन के चारों ओर 2 हाइड्रोजन, इसके आगे 2 हाइड्रोजन, इसके आगे डबल बॉन्ड और एक इस तरफ। क्लियर है? बना के देख लो। ऐसे भी सर पेपर में आएगा इसके बनाने के लिए भी आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे और बतानी थी, इसके बॉन्ड बाद में बनाना, पहले इधर देखो। इससे मैं पूछूं कि मैंने एक ये यौगिक आपको दे दिया है, अब आगे इससे एक और समजातीय श्रेणी का एक और यौगिक बनाओ, तो कैसे बनाओगे? एक और CH2 जोड़ दोगे, ठीक है ना, क्योंकि समजातीय श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उसमें CH2 का ही अंतर होता है। क्लियर है? तो समजातीय श्रेणी और प्रकार्यात्मक समूह से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना? चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।